So today we will learn about metabolism of carbohydrates. Okay. So मेटाबॉलिज्म का मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना. ओके. अभी तक हम लोगों ने फूड का जो भी इनटेक किया, राइट, उसको अब यूटिलाइज होना भी जरूरी है. फूड का डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, अब उसका यूटिलाइजेशन होना भी जरूरी है. एंड यूटिलाइजेशन कैसे होगा? मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस के थ्रू. बिकॉज मेटाबॉलिज्म क्या करता है? जो भी हमने फूड इनटेक किया है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है. ओके. एंड फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी. एनर्जी कैसे मिलेगी? मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के थ्रू. ऑलराइट. अब इसके दो टाइप्स हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म में सब्सटेंस का बिल्डअप होता है एंड कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन. ठीक है. एनाबॉलिज्म में क्या होगा? सब्सटेंस का बिल्डअप होगा. जैसे ग्लूकोज है, ओके, उसका बिल्डअप हुआ तो वो एक कॉम्प्लेक्स शुगर में फॉर्म हो गया जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोजन. ठीक है. सो ये एक एनाबॉलिज्म की प्रोसेस है. मींस ग्लाइकोजन फॉर्म सिंथेसिस की प्रोसेस एक एनाबॉलिज्म की प्रोसेस है. ओके. एंड कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस में सब्सटेंस का ब्रेक डाउन होना. जैसे ग्लूकोज ब्रेक होगा, ऑलराइट, सो ब्रेक होके वो किस में कन्वर्ट हो गया? पायरूवेट में. एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म. ओके. सो ग्लाइकोलिसिस एक कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस है. ऑलराइट. सो ये हम लोगों को याद रखना है. एनाबॉलिज्म का एग्जांपल है ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होना एंड कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना एंड कन्वर्ट होना किसमें? पायरूवेट में, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस. ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल्स दिए आप लोगों को. ओके. अब इसका मेन आप लोगों को याद रखना है कैटाबॉलिज्म किसको बोलते हैं. ओके. सो कैटाबॉलिज्म का मेन आएगा कि जब भी सब्सटेंस ब्रेक डाउन होता है एंड एनर्जी रिलीज करता है, उस प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म बोलते हैं. ओके. इसमें मेन आप लोगों को दो चीजें याद रखनी है. ये एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है. ओके. ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है जहां पे ऑक्सीजन का यूज होता है एंड ऑक्सीडेशन के थ्रू एनर्जी रिलीज होती है. सो कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होगी. सारे सब्सटेंस जो भी है, जैसे लिपिड है, प्रोटीन है एंड कार्बोहाइड्रेट है, तीनों के तीनों ऑक्सीडेटिव प्रोसेस के थ्रू बर्न होंगे एंड एनर्जी रिलीज करेंगे. ओके. सो कैटाबॉलिज्म में मेन आप लोगों को ये क्या याद रखना है कि इसमें क्या एनर्जी रिलीज हो रही है, सब्सटेंस बर्न हो रहा है एंड एनर्जी रिलीज कर रहा है. एनाबॉलिज्म में उसका अपोजिट आएगा. एनाबॉलिज्म में क्या होगा? एनर्जी स्टोर होगी. ओके. वहां पे रिलीज हो रही थी, यहाँ पे स्टोर होगी. एंड यहाँ पे स्टोर होने में भी कैसा? जैसे ये एक फिजियोलॉजिकल एक्शन है. यहाँ पे क्या होगा? जैसे सपोज फॉर्मेशन होगा सब्सटेंसेस का, जैसे ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होगा. ओके. जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल एक्स्ट्रा हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा? ग्लाइकोजन फॉर्म होगा और वो क्या करेगा? हमारी एनर्जी को स्टोर करके रखेगा. सो फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन और सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन एक एनाबॉलिज्म की प्रोसेस है. ओके. सो ये चीज आप लोगों को इसमें याद रखनी है. एंड हम लोग की एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में रहती है? एटीपी आप लोगों को ऑलरेडी पता है. ओके. फॉस्फेट बॉन्ड्स, उसके फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, राइट. एंड ये तब रिलीज होगी जब हमें यूज होगा उसका, जब हमें उसकी जरूरत होगी. ऑलराइट. सो एनाबॉलिज्म की प्रोसेस क्या करती है? हमारी एनर्जी को स्टोर करके रखती है एंड जब हमारी बॉडी को उसकी जरूरत पड़ती है तो वो उसको रिलीज कर देती है. ओके. अब इसका ऑलरेडी मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि इसमें दो टाइप्स में डिवाइडेड होता है. पहला है सिंपल शुगर एंड दूसरा है कॉम्प्लेक्स शुगर. ओके. ये कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स हैं. सिंपल में आएगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज एंड कॉम्प्लेक्स में आएगा स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज. ये एग्जांपल्स आप लोगों को याद रखने हैं. कॉम्प्लेक्स शुगर में मोस्टली जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो मल्टीपल क्वांटिटी में होते हैं एंड वो ब्रांच्ड में भी हो सकते हैं एंड लीनियर वे में भी एक दूसरे से अटैच्ड हो सकते हैं. नाउ अब ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो होते हैं इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड एपिनेफ्रिन. इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन हमारी बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज है उसके लेवल को डाउन करने का काम करता है. एंड एपिनेफ्रिन एंड ग्लूकागॉन क्या करेगा? वो हमारे जो बॉडी में ग्लूकोज लेवल है उसको बढ़ाने का काम करेगा. ओके. इंसुलिन का रोल तब आएगा जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की क्वांटिटी ज्यादा होगी.
ओके। एंड इन दोनों का काम कब आएगा? जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी होगी। सो ये तीनों हॉर्मोन्स क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं हमारे ब्लड ग्लूकोज के लेवल को। ऑल राइट। एंड ये यूजुअली इंसुलिन का मेन रोल आप लोग अभी आगे पढ़ोगे जब हम लोग ये इसकी प्रोसीजर्स में जाएंगे डिटेल में। सो जब ग्लूकोज का लेवल हाई होता है तब इंसुलिन, एंड जब लो होगा तो एपिनेफ्रिन एंड ग्लूकागॉन। ये हम अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब इसका 4 प्रोसीजर्स होता है। पहला प्रोसीजर है, ये आप लोगों को याद रखना है कि इसके मेन 4 पॉइंट्स हैं। पहला है ग्लाइकोजेनेसिस, सेकेंड इज ग्लाइकोजिनोलिसिस, थर्ड इज ग्लाइकोलिसिस एंड फोर्थ इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ऑलराइट। सो ग्लाइकोजेनेसिस का मेन आप लोगों को इसमें याद रखने में प्रॉब्लम होगी, सो मैं इसका एक आप लोगों को थोड़ा वो बता देती हूँ कि जहां पे भी स्टार्टिंग में आगे ग्लाइकोजन आएगा, ओके, उसके आगे इसिस और लाइसिस, ये दोनों चीजें आ रही हैं, उससे आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है। सो ग्लाइकोजेनेसिस मीन्स ग्लाइकोजेनेसिस, यहाँ पे क्या आ रहा है? ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन। ओके। ग्लाइकोजिनोलिसिस मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? उसका ब्रेकडाउन होना। लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन होना। ऑलराइट। सो ग्लाइकोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन एंड ग्लाइकोजेनोलिसिस मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ओके। देन ग्लाइकोलिसिस, अब यहाँ पे क्या है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना। यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस है, ओके। एंड उसके बाद क्या आएगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना। सो ये चारों प्रोसेस यहाँ पे आएगी। जहां पे भी जेनेसिस आ रहा है वहां पे क्या होगा? फॉर्मेशन होगा, एंड जहां पे भी लाइसिस आ रहा है वहां पे ब्रेक डाउन होगा। सो जेनेसिस वाली प्रोसेस है वो एनाबोलिज्म है, एंड लाइसिस वाली जो प्रोसेस है वो कैटाबोलिज्म है। नाउ ग्लाइकोजेनेसिस। सो ग्लाइकोजेनेसिस ऑलरेडी मैंने आप लोगों को डिस्कस किया। जहां पे जेनेसिस आएगा वो एक कौन सी प्रोसेस होगी? एनाबोलिज्म, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्लाइकोजन का सिंथेसिस। ओके। सो यहाँ पे ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होगा। ये एक हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ग्लूकोज मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर होता है। यहाँ पे ग्लूकोज जो होते हैं वो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। ओके। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स शुगर। ओके। एंड इसका जो फॉर्मूला है वो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ऑलराइट। सो इतना आप लोगों को याद रखना है। सो ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। अब हम लोग आते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस। यहाँ पे क्या होगा? ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। एंड ब्रेकडाउन कब होगा? जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होगी। ओके। सो ये प्रोसेस कहाँ पे मोस्टली होती है? लीवर एंड मसल्स में होती है, एंड थोड़ा बहुत किडनी में भी होता है। ओके। सो ग्लाइकोजन हमारे मसल्स एंड लीवर में स्टोर होके रहता है। ओके। एंड जब बॉडी को जरूरत होती है उस टाइम पे वो क्या करेगा? खुद को ब्रेक कर देगा। ऑलराइट। सो ग्लाइकोजन को ब्रेक करने के लिए भी ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में स्टोर होके रहता है, एंड जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल डाउन चला जाता है उस केस में वो क्या करेगा? ब्रेक हो जाएगा। एंड उसको ब्रेक करने में कौन हेल्प करता है? एपिनेफ्रिन एंड ग्लूकागॉन। सो ग्लूकागॉन एंड एपिनेफ्रिन का मेन रोल है ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करना। सो इन शॉर्ट एपिनेफ्रिन एंड ग्लूकागॉन क्या करते हैं? हमारी जो बॉडी है उसमें जब भी ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाता है तो उसको वो लोग कवर अप करने की कोशिश करते हैं एंड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं। एंड बढ़ाएंगे कैसे? ग्लाइकोजन के ब्रेक डाउन से। तो जब बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी उस केस में ग्लाइकोजन ब्रेक होगा एंड हमें ग्लूकोज मिलेगा, एंड उससे हमें क्या मिलेगा? एनर्जी। ओके। एंड इसमें रोल कौन प्ले करता है? एपिनेफ्रिन एंड ग्लूकागॉन। ऑलराइट। अब ग्लाइकोलिसिस, ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा। ओके। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, दैट्स वाई इसको कैटाबोलिज्म भी बोलते हैं। सो कैटाबोलिज्म का मेन थीम ही है कि जब भी कोई सब्सटेंस ब्रेक होगा सो उसे कैटाबोलिज्म बोलेंगे। यहाँ पे ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है, एंड ग्लूकोज ब्रेक होके क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। सो जब भी बॉडी में सडनली एनर्जी की जरूरत होती है उस केस में ग्लूकोज क्या होगा? ब्रेक होके एनर्जी
रिलीज करेगा एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। ऑलराइट, नाउ ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये एक एनाबोलिज्म की प्रोसेस है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज का सिंथेसिस, एंड ग्लूकोज का सिंथेसिस भी किससे होगा, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं उनके थ्रू। ओके, जैसे कि पायरुवेट है, लैक्टेट है, ग्लाइसरॉल है, एलेनाइन है, ग्लूटामाइन है, तो ये सारी चीजें कन्वर्ट किस में हो जाएगी, ग्लूकोज में। ये नॉन कार्बोहाइड्रेट चीजें हैं, ये किस में कन्वर्ट होगी, ग्लूकोज में। ओके, सो conversion of non-carbohydrate molecules into glucose, this process is known as gluconeogenesis, means ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना। और ये मोस्टली कहाँ पे होगा, लीवर में एंड मसल्स में होता है, एंड समवॉट ये किडनी में भी होता है ये प्रोसेस। अब हम लोग सबसे पहले किस में आएंगे, ग्लाइकोजेनेसिस में। सो ग्लाइकोजेनेसिस मीन्स ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होना और सिंथेसिस होना। ओके, सो जब भी हमारी बॉडी में हम लोग फूड इंटेक करते हैं तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। सारा ग्लूकोज एक टाइम पे यूज हम लोग नहीं कर सकते, तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। जितनी जरूरत होती है उतना यूज हो जाएगा, बट जितना एक्स्ट्रा होगा वो क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ओके, एंड स्टोर किस फॉर्म में होगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ऑलराइट, सो ये जो स्टोरेज की प्रोसेस है ये यूजुअली कहाँ पे होती है, लीवर में होगी, मसल्स में होगी, एंड समवॉट किडनी में भी होती है। ओके, so especially all cells of the body are capable of storing at least some glycogen, but certain cells can store large amount, especially liver cells. Okay, so liver cells usually ज्यादा अमाउंट में स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि 5 to 8% उनका जो खुद का वेट होता है उतना वो लोग ग्लाइकोजन स्टोर कर लेते हैं। ओके, एंड समवॉट जो हम लोग का मसल सेल्स है वो भी, इन दोनों में टेंडेंसी ज्यादा होती है स्टोर करने की। नाउ अब ग्लाइकोजेनेसिस का फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन कैसे होता है वो प्रोसेस हम लोग देखते हैं। ओके, सो ग्लाइकोजेनेसिस इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस फॉर्मिंग ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। ऑलराइट, ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज को स्टोर करेगा एक तरीके से ग्लाइकोजन के फॉर्म में, एंड बाद में जब हमारी बॉडी को जरूरत होगी ये ब्रेक होके हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। सो प्राइमरी पर्पस इसका यही है जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। ओके, सो ये स्लाइड तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, तो आप लोग उसमें देख लेना। ओके, सो इसका मेन प्राइमरी पर्पस यही है कि बॉडी में ये ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, एंड जब बॉडी को जरूरत होगी तब ये रिलीज हो जाएगा और हमें एनर्जी देगा। नाउ ग्लाइकोजेनेसिस ये किस हार्मोन के थ्रू होता है, ये होता है इंसुलिन के थ्रू। ग्लाइकोजेनेसिस में किसका रोल आएगा, इंसुलिन का। हमारी बॉडी में जैसे ही फूड इंटेक करने के बाद ग्लूकोज का लेवल हाई होता है, उस टाइम पे जो इंसुलिन है वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कहाँ पे ले जाएगा, लीवर एंड मसल सेल्स के पास, एंड वहां पे जो ग्लूकोज है वो क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ऑलराइट, सो इंसुलिन का मेन वर्क क्या है, हमारे ब्लड वेसल्स से जो भी ब्लड स्ट्रीम में जो भी हमारे ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज घूम रहे हैं उसको क्या करेगा, वो लीवर सेल्स एंड मसल सेल्स में जाके ट्रांसफर कर देगा। ऑलराइट, सो इसका मेन रोल, इंसुलिन का मेन रोल आता है किसमें, ग्लाइकोजेनेसिस में। ऑलराइट, अब इसकी प्रोसीजर में आप लोगों को मेन देखना है, ये आप लोगों को याद रखना है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या आएगा, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, एंड देन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, एंड उसके बाद यूडीपी ग्लूकोज, एंड देन लास्ट में किस में हो जाएगा, कन्वर्ट ग्लाइकोजन में। ओके, ग्लूकोज एन मीन्स एन नंबर ऑफ ग्लूकोज, और वो क्या फॉर्म करेंगे, ग्लाइकोजन। ऑलराइट, सो ये पूरी प्रोसीजर आप लोगों को याद रखनी है, इसमें डायग्राम याद रखना है। ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा तो वहां पे एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी में, मीन्स यहाँ पे एटीपी भी यूज हो रहा है। सो इस प्रोसेस में एटीपी मीन्स एनर्जी यूज भी हो रही है। ऑलराइट, एटीपी किस में कन्वर्ट हो गया, एडीपी में, एंड कौन कौन से
एंजाइम्स हैं वो भी आप लोगों को देखने रहेंगे। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जब कन्वर्ट हो रहा है, सो हेक्सोकाइनेज उसमें हेल्प कर रहा है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कौन हेल्प कर रहा है? म्यूटेस। एंड ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट होने में कौन हेल्प कर रहा है? यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोरिलेज। ऑलराइट, एंड देन यूडीपी ग्लूकोज से किस में जा रहा है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये पूरा डायग्राम आप लोगों को याद रखना है। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को जो स्लाइड शेयर की थी उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, एक बार आप लोग देख लेना। ओके, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अब इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी सारा इसमें स्टडी कर लिया है। ओके, जो मैंने डिस्कस किया है वही है। नेक्स्ट इज सेवरल स्पेसिफिक एंजाइम्स भी इसमें यूज होते हैं जो ऑलरेडी साइड साइड में लिखे हुए हैं, जिसको कन्वर्ट करने में जो लोग हेल्प करते हैं। ओके, वो भी आप लोगों को याद करना रहेगा। सो इस प्रोसेस में कुछ सर्टेन स्मॉलर कंपाउंड्स इंक्लूडिंग लैक्टिक एसिड, ग्लाइसरॉल, पायरुविक एसिड एंड सम डीएमिनेटेड एमिनो एसिड्स कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज और क्लोजली एलाइड कंपाउंड्स एंड देन कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। मींस जो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट्स होते हैं या जो नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लोग भी किसमें? ग्लूकोज में कन्वर्ट होके बाद में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, सो ऐसे भी कुछ ये एग्जांपल्स आप लोग लिख सकते हो कि ये चीजें पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी, फिर बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ग्लाइकोजन में। ओके, एग्जाम्पल में आप लोग याद रख सकते हो, एक दो याद रखने का, ठीक है, सारे याद रखने की जरूरत नहीं है। अब रेगुलेशन कैसे होगा ग्लाइकोजेनेसिस का, वो हम लोग देखते हैं। रेगुलेशन ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ग्लाइकोजेनेसिस में मेन रोल किसका आएगा? हार्मोन्स का। उसमें भी कौन सा? इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन क्या करता है? वो ब्लड स्ट्रीम से हमारे जो ग्लूकोज है उसको किसमें शिफ्ट करेगा? लीवर सेल्स एंड मसल सेल्स में। अब हम लोग देखते हैं एपिनेफ्रिन, वो क्या करता है? एपिनेफ्रिन इज ऑल्सो कॉल्ड एड्रेनालिन and it is released in the fight or flight response. Okay, epinephrine negatively regulates the glycogenesis, means negatively ये मैनेज करता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया इसमें हेल्प कौन कर रहा है? इंसुलिन कर रहा है, तो एपिनेफ्रिन उसका अपोजिट काम करेगा, राइट? क्योंकि एपिनेफ्रिन एंड ग्लूकागॉन का मेन फंक्शन क्या है? उन लोगों का मेन फंक्शन है ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ाना, इंसुलिन का कम करना, इन लोगों का बढ़ाना। ओके, सो इंसुलिन इस प्रोसेस में हेल्प कर रहा है, तो एपिनेफ्रिन क्या करेगा? इस प्रोसेस को अपोज करेगा, एंड अपोज करके वो क्या कर रहा है? एक तरीके से उसको बैलेंस कर रहा है। सो इंसुलिन का भी मेन रोल ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया। ग्लाइकोजेनेसिस में उसका मेन रोल क्या है? वो हमारी जो ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस है उसको क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ऑलराइट, सो दैट्स व्हाई जब भी हमारी बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, इंसुलिन आ जाएगा एंड वो क्या करेगा? ग्लूकोज को लीवर सेल्स एंड मसल सेल्स में शिफ्ट करेगा, एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा? हमारा ग्लूकोज का लेवल डाउन होगा और साथ में वो ग्लाइकोजन फॉर्मेशन की प्रोसेस को भी बढ़ाएगा, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। सो ये स्टोर्ड कहाँ पे रहते हैं? ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, मसल्स में एंड लीवर में सॉरी। सो ग्लाइकोजिनोलिसिस, अब हम लोग आते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस में, मींस ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। सो ग्लाइकोजिनोलिसिस refers to the breakdown of glycogen, एंड ये प्रोसेस कहाँ पे होगी? लीवर एंड मसल्स में, एंड समवॉट किडनी में भी होती है। और ये कब होगी? जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी। ओके, सो ग्लाइकोजन स्टोर रहता है लंबे समय तक, लेकिन जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगा तब ग्लाइकोजन ब्रेक होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ओके, एंड इसमें मेन रोल किसका आएगा? एपिनेफ्रिन एंड ग्लूकागॉन हार्मोन्स का। ओके, इस प्रोसेस में। सो इस डायग्राम में आप लोग देखो, सबसे पहले ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, एंड देन ग्लूकोज में। एंड कौन कौन से एंजाइम्स हेल्प कर रहे हैं वो भी आप लोगों को याद रखने रहेंगे। जैसे ग्लाइकोजन से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने में कौन सा एंजाइम हेल्प कर रहा है? इट इज ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज।
एंड देन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने में कौन हेल्प कर रहा है? फॉस्फोग्लूकोब्यूटेज। एंड देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ये है ग्लाइकोजिनोलिसिस का डायग्राम। ऑलराइट, सो अंडर रेस्टिंग कंडीशन जो फॉस्फोरिलेज है, ओके, जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, ओके, वो एंजाइम इनएक्टिव रहता है रेस्टिंग कंडीशन में, ओके। एंड जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तब ये एक्टिवेट हो जाएगा, ओके, ये एंजाइम। एंड जैसे ये एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा? ये हमारी बॉडी में किसको, ये दो एंजाइम्स को, सॉरी, ये दो हार्मोन्स को रिलीज करेगा, वो है एपिनेफ्रिन एंड ग्लूकागॉन, ओके। सो फॉस्फोरिलेज का एक्टिवेशन होगा एपिनेफ्रिन एंड ग्लूकागॉन के थ्रू। ऑलराइट, ये दोनों उसको एक्टिवेट करने में हेल्प करेंगे एंड ग्लाइकोजिनोलिसिस की प्रोसेस को क्या करेंगे? रैपिड करेंगे। नाउ epinephrine is released by the adrenal medulla when the sympathetic nervous system is stimulated. जब भी sympathetic nervous system stimulate होगा, adrenal क्या रिलीज करेगा? एपिनेफ्रिन को। सो इन शॉर्ट, जो हमारा sympathetic nervous system है वो भी क्या करता है? ग्लूकोज को अवेलेबल कराने में हेल्प करता है जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है। अब हम लोग आते हैं ग्लाइकोलिसिस पे। So glycolysis means splitting of the glucose molecule to form two molecules of pyruvate. Glucose अलग होके क्या बनाएगा? Two molecules of pyruvate. Okay, so glucose का यहाँ पे breakdown होगा and क्या form होगा? Two molecules of pyruvate. So the most important means of releasing energy. हमें most of जो भी energy मिलती है वो इस process के through ही मिलती है। सो ग्लाइकोलिसिस सबसे मेन प्रोसेस है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ओके। एंड इसके 10 सक्सेसिव रिएक्शंस हैं जो हम लोगों को अच्छे से याद रखने हैं। ये डायग्राम सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट मतलब पूरा लर्न बाय हार्ट कर लेना है, ठीक है। सो ग्लाइकोलिसिस, सबसे पहले ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, ओके। ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है एंड ये साइटोसोल में होती है। इसके सबसे पहला ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा इस प्रोसेस में? 2 पायरुवेट में। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड है एंड पायरुवेट क्या है? इसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओके। सो ग्लूकोज में 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड पायरुवेट में 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंड ये जब इसमें कन्वर्ट होगा तब एनर्जी रिलीज होती है, ओके। सो इसका मेन फंक्शन क्या है? ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होके एनर्जी रिलीज करेगा, ओके। नाउ ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस 2 पार्ट में डिवाइडेड है, फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज, ठीक है। फर्स्ट फेज में क्या होगा? ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। एंड सेकंड फेज में ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से पायरुवेट में, ओके। सो पहली प्रोसेस में जो फर्स्ट फेज है वहां पे एनर्जी की यूज होगी, मींस एनर्जी उल्टा यूज होगा, एंड सेकंड फेज में हमें एनर्जी मिलेगा, ओके। सो फर्स्ट फेज में एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है एंड सेकेंड फेज में एनर्जी रिलीज हो रही है। सो सबसे पहले ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। एंड यहाँ पे एटीपी भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एडीपी में। मींस यहाँ पे एनर्जी यूज हो रही है बिकॉज एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है, ऑलराइट। एंड इसमें हेल्प कौन कर रहा है? हेक्सोकाइनेज, ओके। हेक्सो मींस 6, ऑलराइट। नाउ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, फिर उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। एंड यहाँ पे कौन हेल्प कर रहा है? कौन सा एंजाइम? आइसोमेरेज, ओके। सो आइसोमेरेज यहाँ पे हेल्प करेगा। नाउ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 1,6
बिसफॉस्फेट में। ओके, सो इसमें कन्वर्ट करने में कौन हेल्प करेगा? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ये एंजाइम इसमें हेल्प करेगी। एंड आप लोगों को ये पूरा याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है? इसमें कोई भी मतलब वो नहीं चलेगा, ये पूरा डायग्राम आप लोगों को याद होना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। ओके, सो यहाँ पे भी एटीपी किस में कन्वर्ट हो रही है? एडीपी में, मीन्स यहाँ पे भी एनर्जी यूज हो रही है। जब भी एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होगा, सो इट मीन्स यहाँ पे एनर्जी यूज हो रहा है। नाउ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के बाद अब ये किस में कन्वर्ट होगा? दो चीजों में। पहला है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड दूसरा है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ऑलराइट, अब ये दोनों चीजों में यूज होगा, बट इसमें से अब जो आगे जिसका रोल आएगा वो सिर्फ ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का ही रोल आएगा। ओके, सो ये पूरी जो प्रोसेस थी, ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, देन फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एंड देन लास्ट में ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये पूरा फर्स्ट फेज था। यहाँ पे आप लोगों ने देखा, यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम हो रही है, यूज हो रही है। ओके, सो इस प्रोसेस में एनर्जी उल्टा यूज हो रही है। सो ये पूरा फर्स्ट फेज था जहां पे ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। नाउ अब ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होगा? 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट। ओके, ये किस में कन्वर्ट होगा? 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट। सबके नेम एक जैसे लगेंगे बट याद करना ही पड़ेगा। ओके, एंड यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी अपना रोल प्ले करेगा, दैट्स व्हाई PO4 लिखा हुआ है। ओके, इट मींस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एंड यहाँ पे जो एंजाइम रोल प्ले कर रहा है वो कौन सा है? ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, उसको शॉर्ट में लिखा है GL3P डिहाइड्रोजिनेस। ओके, यहाँ पे भी NAD NADH में कन्वर्ट हो रहा है। ऑलराइट, ADP ATP में कन्वर्ट हो रहा है, मींस यहाँ पे हमें एनर्जी मिल रही है। ओके, सो अब इस पूरी प्रोसीजर में हम लोग सबसे पहले देखते हैं ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो रहा है? 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट में। ओके, एंड यहाँ पे एंजाइम जो यूज हो रहा है वो ऑलरेडी मैंने बताया। अब 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट किस में कन्वर्ट होगा? 3 फॉस्फोग्लाइसरेट में। यहाँ पे ADP कन्वर्ट हो रहा है ATP में, इट मींस यहाँ पे हमें एनर्जी मिल रही है, यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है। ऑलराइट, एंड बिसफॉस्फेट 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट कन्वर्ट हो रहा है 3 फॉस्फोग्लाइसरेट में, एंड यहाँ पे कौन सी एंजाइम हेल्प कर रही है? फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेस। ऑलराइट, नाउ अब 3 फॉस्फोग्लाइसरेट किस में कन्वर्ट होगा? 2 फॉस्फोग्लाइसरेट में, एंड कौन सी एंजाइम हेल्प करेगी? फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेस। एंड उसके बाद 2 फॉस्फोग्लाइसरेट कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फेनॉल पायरुवेट में, एंड देन फाइनली पायरुवेट में। एंड यहाँ पे भी जो एंजाइम यूज हो रहे हैं वो इसमें मेंशन किए हुए हैं। ऑलराइट, एंड इस प्रोसेस में भी ATP किस में कन्वर्ट हो रहा है? ATP पे, मींस यहाँ पे हमें एनर्जी मिल रही है। एंड फॉस्फोफेनॉल पायरुवेट से पायरुवेट में कन्वर्ट करने में कौन सा एंजाइम हेल्प कर रहा है? पायरुवेट काइनेस। सो ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को अच्छे से याद करना ही पड़ेगा। शंभुलिंगम में ये डायग्राम नहीं दिया है। ऑलराइट, और ये जो पूरा अभी हम लोगों ने पढ़ा, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से पायरुवेट में जो कन्वर्ट हुआ, ओके, ये पूरी प्रोसेस किस में आएगी? सेकेंड फेज में। एंड इस फेज में क्या हो रहा है? एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। ऑलराइट, सो ये पूरी डायग्राम है A to Z। अभी आप लोगों ने जो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप देखा, ये पूरा ऊपर से नीचे तक का स्टेप है जिसमें 10 पूरे रिएक्शंस आते हैं। ये आप लोगों को यही डायग्राम ड्रॉ करना रहेगा, ठीक है? जहां से भी ATP ADP में जा रहा है वहां पे क्या हो रहा है? ATP यूटिलाइज हो रहा है और कंज्यूम हो रहा है। एंड जहां पे भी ADP ATP में कन्वर्ट हो रहा है वहां पे क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही है, मीन्स हमें एनर्जी मिल रही है। सो अब हम लोग देखते हैं कि कितनी एनर्जी हमें मिली। ऊपर हम लोग देखते हैं कि 2 ATP किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? 2 ADP में। बट सेकेंड फेज में क्या हो रहा है? 2 ADP किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? 2 ATP में। ओके, सो टोटल 2 ATP ऊपर यूज हुए,
बट सेकेंड फेज में टोटल 4 ATP हमें मिले। फर्स्ट फेज में 2 ATP यूज हुए एंड सेकेंड फेज में हमें 4 ATPs मिले। इट मींस हमें टोटल इस प्रोसेस से 2 ATPs का गेन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, अब आगे की प्रोसीजर में क्या होगा, पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ऑलराइट, एंड इस प्रोसेस को ये क्या करेगा, फर्दर हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अभी तक हमें सिर्फ 2 ATPs गेन हुए जो हम लोगों ने प्रोसेस देखी ग्लाइकोलिसिस की। अब इस प्रोसेस में हमें और ज्यादा एनर्जी मिलेगी। ये फॉर्मूला है, अब अगर आप लोगों को याद रहता है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं याद रहता है तो इतना याद रखना है कि पायरुविक एसिड प्लस कोएंजाइम ए मिलकर क्या बनाएंगे, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ओके, सो इस प्रोसेस में 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स एंड 4 हाइड्रोजन एटम रिलीज होते हैं। 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स एंड 4 हाइड्रोजन एटम रिलीज होते हैं, ये याद रखना है। ओके, एंड इस प्रोसेस में कोई एटीपी नहीं मिलता, बट ये जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ इसमें, ओके, वो लेटर ऑक्सीडाइज होके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, सो जो इसमें हाइड्रोजन रिलीज हुए वो बाद में क्या करेंगे, in this conversion no ATP is formed, but up to 6 molecules of ATP are formed when the 4 released hydrogen atoms are later oxidized. जब ये हाइड्रोजन एटम्स ऑक्सीडाइज्ड होते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 6 molecules of ATP। सोचो कितना एनर्जी मिल रहा है, पहले की प्रोसेस में 2 ATP मिला था, यहाँ पे 6 molecules of ATP मिल रहा है। ऑलराइट, सो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है इस प्रोसेस में। एंड ये प्रोसेस में क्या है, पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। राइट, अब इसके बाद आएगा साइट्रिक एसिड, जैसे क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। ओके, सो साइट्रिक एसिड में मेन आएगा और फर्दर डिग्रेडेशन जो होगा ग्लूकोज का। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक देखा, पायरुवेट, फिर पायरुवेट से किस में कन्वर्ट हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और वहां पे भी हमें एनर्जी मिली। ठीक है, मतलब उस प्रोसेस में नहीं मिली बट वो मिलेगी बाद में। ऑलराइट, अब आया साइट्रिक एसिड, यहाँ पे क्या होगा, इसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए वो डिग्रेड होके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन एटम में। ओके, सो यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम किसमें रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन एटम्स में। एंड फाइनली ये प्रोसेस कहाँ पे होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड फाइनली हमें क्या मिलेगा, एनर्जी। ओके, सो ये सारी प्रोसेस खत्म होगी, हमें बहुत सारी एनर्जी मिलेगी, बहुत सारा एटीपी मिलेगा। ओके, दैट्स वाई ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस को सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने वाली प्रोसेस भी बोलते हैं। राइट, अब ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स ग्लूकोज का फॉर्मेशन। ओके, so formation of carbohydrates from proteins and fats is known as gluconeogenesis. Okay, यहाँ पे प्रोटीन एंड फैट्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ग्लूकोज में। ओके, एंड ये प्रोसेस कब होगी, जब हमारे बॉडी में रिक्वायर्ड अमाउंट में ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होगा, बहुत ही कम होगा। ओके, सो जब भी कार्बोहाइड्रेट की लेवल डिक्रीज हो जाएगी, बिलो नॉर्मल चली जाएगी, तब ये प्रोसेस स्टार्ट होगी। उस प्रोसेस में अमीनो एसिड्स और ग्लाइसरॉल मिलके क्या करेंगे, इसके कन्वर्जन में हेल्प करेंगे। अमीनो एसिड एंड ग्लाइसरॉल क्या करेंगे, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, एंड इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये हमारी बॉडी में जो भी ग्लूकोज है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, स्पेशली ड्यूरिंग फास्टिंग। जब हम लोग कुछ खाना खाते नहीं है उस टाइम पे हमारा ग्लूकोज लेवल बहुत ही सीवियरली डाउन चला जाता है, एंड उस केस में ये प्रोसेस हमें बहुत हेल्प करती है। ये प्रोसेस के थ्रू जो हमारी बॉडी में प्रोटीन है, फैट है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ग्लूकोज में। ऑलराइट, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये हमारी ब्रेन को अच्छा ब्लड सप्लाई करेगा। ओके, दैट्स वाई इसको सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस बोलते हैं। और ये तब भी होता है जब हम लोग काफी देर तक भूखे रहते हैं। ऑलराइट, नाउ लीवर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें मेन रोल लीवर का आएगा। ऑलराइट, the liver plays a key role in maintaining blood glucose level during fasting, converting its stored glycogen to glucose
and by synthesizing glucose mainly from lactate and amino acid. Okay, so लीवर का मेन रोल इसमें आता है. फास्टिंग के टाइम पे लीवर क्या करेगा, जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको ब्रेक करने का काम करेगा. एंड ब्रेक होगा तो वो प्रोसेस क्या है, ग्लाइकोजिनोलिसिस, जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया. एंड साथ ही साथ में वो क्या करेगा, सिंथेसिस भी करेगा. एक साइड से वो ग्लाइकोजन को भी ब्रेक करेगा जिससे हमें ग्लूकोज मिले, और साथ में नए ग्लूकोज भी बनाएगा. ओके, और वो नए ग्लूकोज कहाँ से बनाएगा, एमिनो एसिड से एंड लैक्टेट से. So approximately 25% of the liver glucose production during fasting is from gluconeogenesis. 25% जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है या प्रोडक्शन होता है फास्टिंग के टाइम में, वो इसी प्रोसेस के थ्रू होता है. ठीक है, सो ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. समवॉट किडनी भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बट मेन रोल इसमें लीवर का ही है. अब इसका रेगुलेशन कैसे होगा. Diminished carbohydrates in the cells and decreased blood sugar are the basic stimuli that increase the rate of gluconeogenesis. Okay, so carbohydrate का लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो जाना सेल्स में, एंड दूसरा ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाना, ये दोनों चीजें क्या करेगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस को इंक्रीज करेगी, रैपिड करेगी. ऑलराइट,